हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज चलती आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट 2 की, उस सीरीज का थर्ड वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जो कि है क्षतिपूर्ति की संविदा पर, दूसरा वीडियो था प्रत्यापूर्ति की संविदा पर। आज के इस वीडियो में हम क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्यापूर्ति की संविदा के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है, इन दोनों के ऐसे पॉइंट जिनके बीच में स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों संविधाओं के बीच में, उन सारे पॉइंट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्यापूर्ति की संविदा को पढ़ने नहीं वाले हैं। इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है, उन डिफरेंस को ध्यान रखने वाले हैं, ताकि इन दोनों की संविधाओं के बीच हमारा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आप लोगों ने अभी तक क्षतिपूर्ति की संविदा या प्रत्यापूर्ति की संविदा नहीं पढ़ी है, तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको यहाँ आई बटन पे एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर आपको इन दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसके साथ ही इन दोनों जो टॉपिक है, इनके मैंने फ्री नोट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं अपनी अपनी वीडियो में, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। उन नोट्स को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन यानी कि इन दोनों के पॉइंट को देखेंगे कि किस में क्या पॉइंट है और किस में क्या पॉइंट है, ताकि हमें जब कोई क्वेश्चन आ जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा पर या प्रत्यापूर्ति की संविदा पर, तो हम उसमें कंफ्यूज ना हो और प्रत्यापूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति के पॉइंट न लिख के आ जाए और क्षतिपूर्ति की संविदा में प्रत्यापूर्ति के पॉइंट न लिख के आ जाए। इसीलिए ये एक वीडियो है। अगर आपने इन दोनों संविधाओं को अलग से नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं, ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। इन सारे नोट्स, ये सारे पॉइंट जो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं। इनको अच्छे से विस्तार में मैंने एक नोट्स में लिख रखा है, और वो नोट्स भी आप लोगों के लिए मैं फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। वीडियो के बीच में मैं आपको बताता हूँ कि ये नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आदर्श कुपौत। आज हम देखने वाले क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्यापूर्ति की संविदा में अंतर। भाई सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्यापूर्ति की संविदा क्या होती है। क्षतिपूर्ति की संविदा में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। और प्रत्याभूति की संविदा किसे कहते हैं? प्रत्याभूति की संविदा वो संविदा होती है जिसमें एक व्यक्ति के अपने वचन का पालन नहीं करने पर उस वचन का पालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने का प्रण लिया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति अपने किसी संविदा के अपने भाग का पूरा नहीं करता है, तो उस भाग को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह लिया जाता है कि वो उस भाग को पूरा करेगा, यानी वो उस संविदा को उसके स्थान पर पूरा करेगा। ये होती है प्रत्याभूति की संविदा। अब इनको मैंने डीप में अच्छे से अपनी अपनी वीडियो में ही समझा रखा है, यहाँ हम सिर्फ डिफरेंस देखने वाले हैं। बात करें सेक्शन की, तो क्षतिपूर्ति की संविदा कहाँ दे रखी है? क्षतिपूर्ति की संविदा सेक्शन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में दे रखी है, और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में प्रत्याभूति की संविदा दे रखी है। अब इन दोनों के बीच में एक सेक्शन गायब है, सेक्शन 125। वो 125 का है, तो उस सेक्शन 125 को हम क्षतिपूर्ति की संविदा के साथ ही पढ़ते हैं। उस 125 में क्या दे रखा? उस 125 में क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार दे रखे हैं। क्या दे रखे? सेक्शन 124 में तो क्षतिपूर्ति की परिभाषा दे रखी है, 125 में क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार दे रखे हैं, और 126 में प्रत्याभूति की संविदा के बारे में बताया गया। तो हमें तीनों सेक्शन याद रखने, 124 क्षतिपूर्ति, 125 क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार, 126 प्रत्याभूति। अब बात करें पक्षकारों की, किस संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं, और प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में जो 2 पक्षकार होते हैं, दोनों के नाम याद रखने हैं। क्या क्या नाम है? क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्तिकर्ता, क्षति की पूर्ति करने वाला, यानी कि यह वो व्यक्ति होता है जो किसी नुकसान की पूर्ति करने का वचन देता है। क्षति की पूर्ति करने वाला क्षतिपूर्तिकर्ता, यह नुकसान की भरपाई करता है। किस व्यक्ति को भरपाई करता है? तो क्षतिपूर्तिधारी, क्षति की पूर्ति के वचन का धारण करने वाला, यानी कि इस व्यक्ति का अगर कोई नुकसान होता है, तो ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को उस नुकसान की भरपाई करता है। यानी कि नुकसान की भरपाई करने वाला ये वो व्यक्ति जिसको नुकसान की भरपाई का वचन दिया जाता है। क्षतिपूर्ति करता है यानी कि क्षति की पूर्ति करने वाला, इस तरह से आपको याद रखना है। और क्षतिपूर्तिधारी यानी कि जिसने धारण कर रखा है वचन, इस व्यक्ति को वचन दिया जाता है क्षतिपूर्ति करने का। ठीक है, ये वो बात होगी पक्षकार की, क्षतिपूर्तिकर्ता के। अब बात करें प्रत्याभूति की संविदा के अंदर, तो प्रत्याभूति की संविदा के अंदर 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से पक्षकार होते हैं? मूल ऋणी, लेनदार और प्रतिभू। ये 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्तियों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मूल ऋणी वो व्यक्ति होता है जो उधार लेता है, जो ऋण में होता है, जो किसी व्यक्ति से उधार लेता है। दूसरा होता है लेनदार। अब लेनदार को ऋणदाता भी कहते हैं। इसके 2 नाम है, एक तो लेनदार, दूसरा है ऋणदाता। यह व्यक्ति जो है मूल ऋणी को पैसे उधार देता है या कोई ऋण देता है।
और बाद में आता है प्रतिभू, इसे श्योरिटी भी कहते हैं। प्रतिभू वो व्यक्ति होता है जो मूल ऋणी के बिहाफ पे लेनदार को वचन देता है कि भाई अगर इसने आपके पैसे नहीं लौटाए तो इसके स्थान पर मैं जो है आपको आपके पैसे लौटाऊंगा, या जो भी वचन है ये पूरा नहीं कर रहा है उस वचन को इसके स्थान पर प्रतिभू पूरा करेगा। वो श्योरिटी देता है, किसको देता है? लेनदार को या ऋणदाता को श्योरिटी देता है। तो ये हो गए इसके तीनों पक्षकार, मूल ऋणी, लेनदार या ऋणदाता और प्रतिभू, इसे श्योरिटी कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है उद्देश्य। भाई क्षतिपूर्ति की संविदा का क्या उद्देश्य होता है, प्रत्याभूति की संविदा का क्या उद्देश्य होता है? क्षतिपूर्ति की संविदा का उद्देश्य होता है कि हानि की प्रतिपूर्ति करना। किसी एक व्यक्ति को नुकसान हुआ होता है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो संविदा की जाती है वो क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। जैसे क्षतिपूर्तिधारी को अगर कोई नुकसान होता है तो वो क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा उस नुकसान की भरपाई की जाती है। अब बात करें प्रत्याभूति की संविदा के ऊपर, तो प्रत्याभूति की संविदा का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्याभूति की संविदा का उद्देश्य होता है कि वचन का पालन नहीं होने पर प्रतिभू द्वारा उस वचन का पालन किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जब मूल ऋणी जो है वो अपने वचन का पालन नहीं करता है, उसे पैसे उधार लिए मान लीजिए, तो वो पैसे को नहीं लौटाता, तो उसके स्थान पर, इस मूल ऋणी के स्थान पर प्रतिभू जो है वो इसके वचन का पालन करता है और पैसे लौटाता है। यहाँ कोई भी संविदा हुई है उस संविदा को पूरा करता है। यानी कि एक व्यक्ति के स्थान पर वो अगर अपनी संविदा का भाग अपना पूरा नहीं करता है तो उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उस संविदा को पूरा करने का वचन लेता है, वो प्रत्याभूति की संविदा कहलाती है। तो इसका उद्देश्य ये है कि अगर एक व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाए तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो श्योरिटी है वो उस संविदा को पूरा करेगा और इसको नुकसान नहीं होने देगा। यानी कि ये व्यक्ति की जो संविदा हुई थी उसे किसी भी कीमत पर या तो ये पूरा करेगा, अगर ये मुकर जाता है तो इसके स्थान पर प्रतिभू जो है उस संविदा को पूरा करेगा। ये हो गई दोनों के उद्देश्य की बात। इसमें तो भाई हानि की प्रतिपूर्ति होती है और इसमें संविदा अगर एक व्यक्ति पूरा अपना भाग पूरा नहीं करता तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आकर के, प्रतिभू आकर के उस संविदा को पूर्ण करता है। ये हो गया उद्देश्य। अब संविदा स्वरूप, संविदा का स्वरूप कैसा होता है? भाई केवल दोनों पक्षों के बीच की संविदा होती है। क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है केवल दो पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। ये इन दोनों पक्षकारों के बीच की एक सामान्य क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। इसमें अगर इस व्यक्ति को कोई नुकसान होता है क्षतिपूर्तिधारी को, तो उसमें क्षतिपूर्तिकर्ता जो व्यक्ति होता है वो उस नुकसान की भरपाई करता है। ये एक सामान्य सी और एक संविदा ही होती है केवल क्षतिपूर्ति की संविदा में। परंतु बात की जाए अगर प्रत्याभूति की संविदा की, तो प्रत्याभूति की संविदा का स्वरूप कुछ इस प्रकार होता है कि इस एक संविदा के अंदर तीन संविदाओं का निर्माण होता है। इसको मैंने अच्छे से अपनी प्रत्याभूति की जो वीडियो है उसी में बहुत अच्छे से समझा रखा है और नोट्स भी दे रखे थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना। इसमें मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। तीन संविधाएं बनती है। कौन कौन सी संविधाएं बनती है? पहली बनती है मूल ऋणी व लेनदार के बीच की संविदा। मूल ऋणी और लेनदार के बीच की संविदा। मूल ऋणी यानी कि जिसने उधार लिया है और लेनदार यानी कि जिसने उधार दिया है, उन दोनों के बीच एक सामान्य संविदा का निर्माण होता है। इस संविदा को सामान्य संविदा कहते हैं। बाद में लेनदार यानी कि जो पैसे देने वाला है और प्रतिभू यानी कि श्योरिटी, लेनदार और प्रतिभू के बीच एक प्रत्याभूति की संविदा का निर्माण होता है। यानी कि प्रत्याभूति की संविदा का निर्माण कहाँ होता है? लेनदार और प्रतिभू के बीच में, जबकि मूल ऋणी और लेनदार के बीच में सामान्य संविदा का निर्माण होता है। इसके बाद ये संविदा जब ये भाग पूरा हो जाता है उसके बाद एक तीसरी संविदा और बनती है। वो किसके बीच बनती है? प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में। यानी कि इन तीनों व्यक्तियों को, जो मूल ऋणी, लेनदार और प्रतिभू थे, इन तीनों की आपस में संविदाएं बनती है। पहली बनती है मूल ऋणी और लेनदार के बीच में सामान्य संविदा। फिर बनती है लेनदार व प्रतिभू के बीच में एक प्रत्याभूति की संविदा। और फिर बनती है प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में एक क्षतिपूर्ति की संविदा। यानी कि प्रत्याभूति की संविदा में भी क्षतिपूर्ति की संविदा का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वो मैंने इसकी वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने की भाई प्रत्याभूति की संविदा में तीन संविधाओं का निर्माण होता है। सामान्य संविदा, प्रत्याभूति की संविदा और अंत में जाकर के संविदा पूरी होने के बाद क्षतिपूर्ति की संविदा का भी निर्माण होता है। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, वाद लाना। यानी कि इस जो क्षतिपूर्ति की जो संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा में सामान्यतः किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर वाद नहीं लाया जा सकता है या वाद नहीं लाया जाता है जब तक कि आवश्यक न हो, क्योंकि इसमें ये दोनों पक्षकार है। अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ये दोनों पक्षकारी पार्टी बनते हैं और इन दोनों के ऊपर ही आपस में वाद लाया जा सकता है या वाद लाया जाता है। तीसरे व्यक्ति के ऊपर जब तक आवश्यक न हो तब तक वाद नहीं लाया जा सकता है। लेकिन प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं और इसमें तीसरे पक्षकार के ऊपर भी वाद लाया जा सकता है। यानी कि अगर प्रतिभू भी जो है अपने वचन का पालन करने से मना करते तो इसके ऊपर भी वाद लाया जा सकता है लेनदार द्वारा, और मूल ऋणी के ऊपर भी वाद लाया जा सकता है। यानी कि तीसरे पक्षकार के ऊपर भी वाद लाया जा सकता है। अब ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए। इनकी प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना करके मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डायरेक्ट फ्री में इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इन सारे पॉइंट्स को विस्तार से समझाया गया है, विस्तार से मैंने उसमें लिख रखा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपना वीडियो चाहते हैं। और आपने कॉन्ट्रैक्ट 2 की हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी है और काफ़ी सारे लॉ के सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट कर रखा है, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।